एआईएसएफ जिंदाबाद, एआईएसएफ जिंदाबाद, और पीस प्रोग्रेस साइंटिफिक सोशलिज्म जिंदाबाद। भाई और भौनी, हम आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप तमाम लोग जो यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराया है, और वो तमाम संगठन, यहाँ की पुलिस जो इस कार्यक्रम को करने में अपना सहयोग दे रही है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ कुछ महिलाएं वहाँ खड़ा होकर काला झंडा दिखाने की कोशिश कर रही थी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनका और मैं उनका स्वागत इसलिए करता हूँ विशेष तौर पे क्योंकि ये लोकतंत्र की परंपरा है। विरोध करने का अधिकार आपका बुनियादी अधिकार है, आपको बेशक विरोध करना चाहिए, और आपके इस विरोध करने की संस्कृति को मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इसी बात के लिए लड़ रहे हैं। देखिए कि हिंदुस्तान की सीमा के ऊपर क्या हो रहा है। लगातार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के द्वारा हमले की कोशिश की जा रही है, आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं। अभी अभी खबर आई है कि पुंछ के आसपास युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है, हमारे जवान मारे जा रहे हैं। हमको अपने जवानों को सलाम करना है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करनी है। साथ ही साथ इस मुल्क के अंदर जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, जो मजदूर हमारे लिए जरूरत की चीजों को बनाते हैं, हमारे पत्रकार साथी खबरों को बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, समाज का अलग अलग हिस्सा, हर एक वो तबका देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में अपनी भूमिका निभाता है। उन किसानों और मजदूरों को और इस लोकतंत्र की परंपरा को, इस सबको बचाने की जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं जय जवान, जय किसान, जय संविधान। और संविधान को बचाना इसलिए जरूरी है कि अगर हम संविधान को नहीं बचाएंगे तो विपक्ष नहीं बचेगा, और जब किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष नहीं होता है तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया तानाशाही प्रक्रिया में बदल जाती है। और इसी तानाशाही के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं, और हम बार बार बोलते हैं कि क्या देश के अंदर आम इंसान के हक हुकूक की बात करना, शिक्षा की बात करना, बेरोजगारी को दूर करने की बात करना, इस देश के अंदर जो मेहनत का जनता है, उनकी जो लूट हो रही है मेहनत की, उस मेहनत की लूट को बचाना, इस देश के अंदर जो दलित आदिवासी हैं उनके जो विस्थापन का सवाल है, जल जंगल जमीन का सवाल है, क्या इस पर सवाल उठाना गलत है? और जब हम ये सवाल उठाते हैं तो हमारे कुछ मित्र बंधु हैं, भगवा झंडा लेकर के कहते हैं कि आप देशद्रोही हैं। भाई साहब, हम एंटी नेशनल नहीं हैं, एंटी कम्युनल हैं, और आपके इस कम्युनल एजेंडे के खिलाफ हम बोलेंगे। हम नेशनलिज्म के खिलाफ नहीं हैं, हम कास्टिज्म के खिलाफ हैं, और उस बात में हमको कोई शक नहीं है। बीजेपी की सरकार देश नहीं है, और नरेंद्र मोदी पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोगों के आका नहीं हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, 5 साल के लिए चुने गए हैं, और जिस संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुने गए हैं, वही संविधान और लोकतंत्र हमें इस बात की इजाजत देती है कि हम अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे उतरें, सरकार का विरोध करें, और सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। बहुत ही चालाकी से कहते हैं, जैसे 10 रुपए का इजी रिचार्ज होता है, आजकल कुछ लोग अपनी देशभक्ति को रिचार्ज करा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि अंग्रेजों के समय में लोग डिग्री लेने से मना कर देते थे और वो क्रांतिकारी होते थे। आज भी विद्यार्थी जो वाइस चांसलर रोहित वेमुला के हत्या के लिए जिम्मेवार है और हमारी ईरानी जी का बहुत खास वफादार है, उसे डिग्री लेने से मना कर दिया।
बताइए कि जो अंग्रेजों के समय में होता था कि क्रांतिकारियों को सेडिशन के अंतर्गत बंद किया जाता था और अंग्रेजी शासन के खिलाफ उसका जो झंडा होता था अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का, उसको उतार करके तिरंगा लहराने के लिए लोग अपनी जान देते थे। और आज फिर ये स्थिति बदल गई क्योंकि हमारी सत्ता पे अंग्रेज के चमचे काबिज हो गए हैं और अंग्रेज क्रांतिकारियों को देशद्रोही कहते थे और आज अंग्रेज के चमचे विद्यार्थियों को देशद्रोही बोल रहे हैं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर मैं जिस संगठन से आता हूं और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हूं। एबीवीपी के लोगों ने कहा कि हम कन्हैया को आने नहीं देंगे। भाई साहब, उड़ीसा तुम्हारे बाबूजी का जागीर नहीं है। मैं इस देश का निवासी हूं और शायद तुमको तुम्हारा इतिहास नहीं पता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन वो संगठन है जिससे टूटकर ही एबीवीपी बना है। हम कहते थे कि हम मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और जब मुल्क आजाद हो जाएगा तो किसी धर्म के आधार पर मुल्क नहीं बनेगा। मुल्क का सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता होगा, न्याय होगी, समानता होगा। और इसीलिए तुम मनुवादी लोग, तुम्हारे पेट में दर्द हुआ क्योंकि तुम तिरंगा झंडा नहीं भगवा झंडा बनाना चाहते थे। तुम्हारे पेट में दर्द हुआ कि तुमको धर्मनिरपेक्षता से दिक्कत है क्योंकि तुम इस देश के अंदर जो बहुरंग है, सब रंग है, उसके ऊपर एक रंग थोप देना चाहते हो। और हम कहते हैं कि हम सतरंगी लोग हैं, विविधता में एकता इस देश की पहचान है और कोई भी एक विचारधारा इस मुल्क के लोगों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। और ये हमारे और तुम्हारे में फर्क है और इस फर्क को बहुत चालाकी से तुम इस आधार पर आंकना चाहते हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में किसने ताली बजाया और किसने ताली नहीं बजाया। मेरे दोस्त, क्रिकेट मैच में ताली बजाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है। अगर तुमको देशभक्ति साबित करनी है, मेरा भाई मर गया, सीआरपीएफ में काम करता था मणिपुर के अंदर। मेरे घर के लोग आज भी सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में और आर्मी में काम करते हैं। आओ जरा तुम्हारी देशभक्ति का टेस्ट हो जाए। भारत पाकिस्तान के मैच के खुमार से बाहर निकलो, उठाओ राइफल और जाकर के सीमा पे अपनी जान यहाँ झंडा दिखाना बहुत आसान है, आप दिखा सकते हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। जरा वहां जाकर के हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराइए, सीमा पे जाकर के लहराइए और झंडा लहराने के लिए जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनसे कंधा से कंधा मिलाइए, फिर पूछेंगे कि आपकी देशभक्ति कितनी है। कितनी चालाकी से हमारे घर के लोग, मेरी माँ आंगनबाड़ी चलाती है, पिताजी खेती करते करते लकवाग्रस्त हो गए, भाइयों की जान सीमाओं पे जा रही है, बेटा किसी तरीके से पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय पहुंचा है और सवाल उठाता है अपने समाज के लोगों के लिए, इस देश के अंदर जो शोषण है उसके खिलाफ, तो उसको देशद्रोही साबित कर रहे हो। क्या तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर। मरे कोई, जान किसी और का जाए और फूल चढ़ा करके फोटो कोई और खिंचवा ले। बहुत बढ़िया है मेरे दोस्त। मैं यही बात तुमसे कहता हूं कि ये देश सिर्फ 31% लोगों का देश नहीं है। 69% लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी विचारधारा से सहमत नहीं हुए थे पिछली आम सभा चुनाव में। और ये लोकतंत्र है। और जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, और कमाल क्या है, देश बांटते आप हैं तो हमत हमारे ऊपर लगाते हैं। मीडिया के साथी यहाँ खड़े हैं, मुझे बताएं कि आपने इस देश के अंदर पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा है। इससे पहले कब मीडिया इस तरीके से बट गया था, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इससे पहले कब विद्यार्थियों के खिलाफ फौजियों को खड़ा कर दिया गया था। इससे पहले कब इस देश के अंदर एक ऐसा न्यूसेंस खड़ा किया जा रहा है जिसमें लोगों के असली सवाल कहीं ना कहीं गुम होते हुए नजर आते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आतंकवाद से अगर लड़ना है तो क्या हमको गरीबी और बेकारी से नहीं लड़नी चाहिए? अगर इस देश के अंदर
हम कहते हैं कि हम भारत को एक बेहतर मुल्क बनाएंगे, तो क्या लोगों की बेहतरी के बिना भारत को बेहतर बनाया जा सकता है? अगर ये सवाल है तो उसमें एक जरूरी सवाल उठ करके खड़ा होता है कि किस तरीके से देश के अंदर विकास के नाम पे एक सरकार बन करके आई, और बनकर आने के बाद पहले साल गंगा माता, दूसरे साल अपनी माता, तीसरी साल गाय माता, पता नहीं अगली साल कौन सी माता आएगी। और ये सब कुछ माँ बहन की गाली देने के साथ साथ हो रहा है। आप कुछ लिखिए, कुछ पत्रकार लिखते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि संघियों से नफरत करने की जरूरत नहीं है, इन पर दया करने की जरूरत है। क्योंकि 21वीं सदी में भी अगर इनकी मानसिकता ऐसी है तो इनसे नफरत मत कीजिए। जहां कहीं मिल जाए इनको चाय पिलाइए, उठाइए अपने और इनसे बात कीजिए कि भाई भक्ति आंदोलन का भी इतिहास पढ़ लो। भक्ति आंदोलन के इतिहास में सबसे बड़ा सवाल यही था कि राजा की भक्ति क्यों करें। हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा है, जो पहला काल था उसको रीतिकाल कहा गया, और रीतिकाल में दरबारी कवि राजा की भक्ति किया करते थे। फिर भक्ति काल आया जिसमें उन्होंने कहा कि राजा की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। अगर इतना ही धर्म और आध्यात्म से प्यार है तो एक व्यक्ति की भक्ति छोड़ करके ईश्वर की भक्ति कर लो, ज्यादा शांति मिलेगी। इनको समझाइए कि देश के अंदर सबसे खतरनाक ये नहीं होता कि आपका जान कोई ले लेता है, सबसे खतरनाक ये होता है कि आपका जान जो ले रहा है आप उसके ही हाथ में अपनी जान सौंप देते हैं। सबसे खतरनाक ये नहीं होता कि आप सोचना बंद कर देते हैं, सबसे खतरनाक ये होता है कि आप मानसिक गुलामी को अपना लेते हैं। इस मानसिक गुलामी को समझने की जरूरत है। मैं पूछता हूं कि 125 करोड़ लोगों का मुल्क है और इस मुल्क के अंदर 65% आबादी हम नौजवानों की आबादी है, जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम है। क्या हालत है नौजवानों की? एक, शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर किसी तरीके से शिक्षा ले लिए तो रोजगार नहीं मिलेगा, और जब आप रोजगार मांगेंगे तब आपके सामने एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया जाएगा कि जहां रोजगार और शिक्षा के सवाल को भूल जाए। और इसकी आड़ में क्या किया जाएगा? इसकी आड़ में अदानी साहब का दाल का घोटाला हो जाएगा। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि जब 2G स्कैम हुआ था 1,70,000 करोड़ का, तो बहुत हल्ला हुआ था और सही हुआ था। किसी भी घोटाले के खिलाफ हल्ला होना चाहिए, लेकिन 1,98,000 करोड़ का जब दाल घोटाला हुआ इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली। और दाल घोटाला हुआ कैसे? एक कंपनी ने 2 फर्जी कंपनी बनाकर पहले सारा दाल खरीद लिया। जब बाजार के अंदर दाल मिलना बंद हो गया तो दूसरी फर्जी कंपनी से सारा दाल बाजार में वापस भेज दिया। और इसमें सरकार अपनी चुप्पी साधे हुए है। सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है? कहते हैं जिसका खाएंगे उसका गाना तो पड़ेगा। जिसके हेलीकॉप्टर पर चढ़ करके चुनाव प्रचार करेंगे और बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा करके लिखेंगे सबका साथ सबका विकास, उसका जो खर्चा होगा वो कोई ना कोई तो दिया होगा। तो जिसका चंदा लिया है उसकी वफादारी कर रहे हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपने भी वोट दिया है, आपकी वफादारी आपको कब वापस लौटाई जाएगी, कब आपके सवालों पे बहस होगी और पूछा जाएगा कि महंगाई क्यों कम नहीं हुई, बेरोजगारी क्यों कम नहीं हुई, अशिक्षा से लड़ने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया जा रहा है। और अगर कोई पूछ ले, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी पूछ ले, कोई पत्रकार पूछ ले, कोई लेखक पूछ ले, कोई सामाजिक कार्यकर्ता पूछ ले, तो तुरंत उसके पीठ के ऊपर देशद्रोही का स्टिकर लगा दिया जाएगा। तो मैं यहां से खड़ा होकर के ऐलान करना चाहता हूं कि अगर अपने हक के लिए लड़ने से आपके पेट में दर्द होता है
और आप मुझे देशद्रोही साबित करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और आपके इस साबित करने के झंझट में नहीं पड़ेंगे। और हमारी लड़ाई जो है वो बिल्कुल साफ है, कमाएगा सो खाएगा, लूटने वाला जाएगा, इसमें हम बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। अगर इस देश के अंदर जो मेहनत का जनता है, चाहे वो कहीं पे काम कर रही हो, चाहे वो खेतों में काम कर रहे हो, चाहे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हो, या एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर टाई लगा करके काम कर रहे हैं, इन सब की मेहनत लूटी जा रही है। सामने में पत्रकार लोग हैं, बहुत सारे कैमरामैन होंगे, बहुत सारे स्ट्रिंगर होंगे, बहुत सारे रिपोर्टर होंगे। क्या वो नहीं जानते हैं कि उनके साथ किस तरह का शोषण किया जा रहा है, कितना घंटा काम करवाया जाता है, और जो मुनाफा होता है उसका कितना हिस्सा आपको दिया जाता है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? 16 घंटा कॉर्पोरेट हाउस में बैठकर अमेरिका के लिए काम करते हैं, कॉल सेंटर में बैठ करके बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, क्या उनको उनका ओवरटाइम मिलता है? देश का कानून कहता है कि 8 घंटे से ज्यादा अगर आप काम करेंगे तो 1 घंटा काम करने पे आपको 2 घंटे का पैसा दिया जाएगा। जब हम पढ़े लिखे लोग, पत्रकार, कॉर्पोरेट हाउस में काम करने वाले लोग, मिडिल क्लास, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, प्रोफेसर, विद्यार्थी इस सवाल को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा इस सवाल को? इस पर हमको बार बार विचार करना चाहिए। और क्या हो रहा है, क्या गारंटी है? किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन नहीं सकता। ऐसी हालत इस देश के अंदर पैदा की जा रही है। कैसे पैदा की जा रही है? मेरे प्रोफेसर साहब हैं, बड़ी मुश्किल से मछली पकड़ते पकड़ते प्रोफेसर हो गए, और जब प्रोफेसर हो गए तो आज दिन रात रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहे होते हैं। बोलते हैं कन्हैया पूरा का पूरा गाढ़ा कमाई खर्च कर देंगे फिर भी बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एलकेजी से ही 5-5 लाख रुपया डोनेशन लगता है बच्चा का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। कहाँ पढ़ाएंगे अपने बच्चे को? और जब बीमार हो जाएंगे, क्योंकि खाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। आजकल हम लोग अनाज कम खाते हैं, उसमें पड़ा हुआ कीटनाशक खाद और पानी ज्यादा खाते हैं, तो बीमार भी जल्दी होते हैं। तो जब बीमार हो जाएंगे तो हमको जाना पड़ेगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की हालत इतनी रद्दी कर दी गई है कि वहां बीमार जो है वो तो और बीमार हो ही जाएगा, जो उस बीमार को लेकर जाएगा वो भी बीमार होकर के वापस आएगा। ऐसी हालत हॉस्पिटल की गई है। उसके बाद जब आपका पेट निकल जाएगा तब कहा जाएगा आपको, बाबा जी सुबह सुबह एक चैनल पे आएंगे और कहेंगे अंदर लीजिए, बाहर करिए। और इससे भी आपका अगर मन में शांति ना हो, संतोष नहीं जीवन में पैदा हो पा रहा हो, कैसे होगा? पत्नी काम करने के लिए ऑफिस चली जाती है, पति भी निकल करके ऑफिस चला जाता है, बच्चा स्कूल चला जाता है, पत्नी को पति का प्यार नहीं मिल रहा, पति को पत्नी का प्यार नहीं मिल रहा, बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा, और जीवन में जब ये असंतोष पैदा हो जाएगा तो बापूजी आकर के कहेंगे शांति शांति, जीवन में सब शांति। ये जो मिडिल क्लास के असंतोष को कभी बाबा जी के नाम पे, कभी जिम के नाम पे, कभी हॉस्पिटल के नाम पे, कभी उसके बच्चे के शिक्षा के नाम पे जो कैपिटलाइज किया जा रहा है, उससे मुनाफा खड़ा किया जा रहा है, अगर वो क्लास नहीं समझता है और मोदी मोदी करता है तो फिर तो इस देश का कुछ नहीं रह सकता है। मैं पूछता हूं, कॉन्क्रीट सवाल है हमारा कि 2.5 साल हो गए हैं इस सरकार को, बताइए बेकारी को खत्म करने के लिए कौन सा स्टेप उठाया गया है? और उन्हीं का सवाल है। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। कौन सा सरकारी आंकड़ा कहता है कि 2 करोड़ रोजगार पैदा किया गया है हिंदुस्तान के अंदर पिछले 2 सालों में? सरकारी आंकड़ा कहता है 1,35,000 रोजगार पैदा किया। देश में सिर्फ और सिर्फ ये भुवनेश्वर शहर है जहाँ पे पता नहीं सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार उत्तर प्रदेश से लोग चल करके उड़ीसा आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। हर साल 5 लाख से ज्यादा इंजीनियर इस देश में पैदा होते हैं और कुल रोजगार कितना पैदा हुआ? 1,35,000 करोड़।
किसी ठेला पे केला बेचने वाले को भी पूछिएगा, आराम से हिसाब लगा करके दे देगा कि जब 5 लाख इंजीनियर को रोजगार नहीं मिला तो बताइए इतिहास ऑनर्स वालों को कौन रोजगार दे रहा है। मास कॉम जो 1 साल का डिप्लोमा करके रिपोर्टर बनना चाहते हैं उनको कौन रोजगार दे रहा है, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और दिक्कत होती है जब हम सवाल खड़ा करते हैं। दिक्कत होती है कि आप ट्विटर पे ट्रेंड करा करके लोगों के दिमाग में जो भ्रम पैदा करना चाहते हैं उस भ्रम पे जब हम हथौड़ा चलाते हैं। दिक्कत होती है कि आप सोशल मीडिया से देश बदल देना चाहते हैं। साहब, रोज स्टेटस बदलने से देश नहीं बदलता है और रोज ट्वीट करने से देश नहीं बदलता है। देश बदलने के लिए बुनियादी और ठोस काम करने की जरूरत है। और वो ठोस काम क्या हो सकता है? वो ठोस काम ये हो सकता है कि इस देश के अंदर जो वित्तीय पूंजी है, कैसीनो में बैठ करके, शेयर मार्केट में बैठ करके जो अपने धन दौलत को दुगुना, चौगुना, 5 गुना, पता नहीं कितना गुना कर रहे हैं, उस दौलत को उत्पादन में वापस लगाने की जरूरत है। किसानों को कर्जा देने की जरूरत है, मजदूरों को ऋण देने की जरूरत है, विद्यार्थियों के लिए नए स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत है, और वो तमाम जो पब्लिक सेक्टर है उसको बचाने की जरूरत है। क्यों नहीं बचाएंगे पब्लिक सेक्टर? क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है कि सरकार ने ये कह दिया है कि वोट दीजिए, सरकार चुनिए, लेकिन आपके लिए वेलफेयर का काम करना, कल्याण का काम करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम किसके लिए कल्याण का काम करेंगे? हम अदानी के लिए कल्याण का काम करेंगे, अंबानी के लिए जाकर के सिम बेचेंगे, बाबा रामदेव के लिए देश का प्रचार करेंगे, लेकिन आपके लिए काम का काम नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे? जब स्वच्छता अभियान चलाएं हम, अपने बच्चे को पढ़ाएं हम, अपना इलाज कराएं हम, सुबह से उठ करके योगा करें हम, बाबा जी के चरण में स्पर्श करके शांति ढूंढे हम, तो प्रधानमंत्री भी हम ही नहीं बन जाएंगे? बताइए। जब सारा काम हमको खुद ही करना है तो आप किस लिए हैं? आप इसलिए हैं कि जनता ने आपको वोट दिया है, आपने कुछ वादे किए थे, उन वादों को आपको पूरा करना चाहिए। क्या कहते हैं? बहुत हुआ महिलाओं के वार, अब की बार मोदी सरकार। क्या किया महिलाओं के लिए? घरेलू गैस पर से सब्सिडी हटाने का एक विज्ञापन हमने देखा जिसमें महिलाओं की तस्वीर लगाई गई थी। मतलब आप मानते हैं कि महिलाएं सिर्फ खाना ही बना सकती है? आइए उड़ीसा आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ की जंगलों में कैसे महिलाएं काम करती है खाना बनाने के अलावा। जाइए अलग अलग शहरों में, देखिए कि महिलाएं किस तरीके से फाइटर पायलट चला रही है, किस तरीके से पत्रकारिता कर रही है, किस तरीके से डॉक्टर बनी है, किस तरीके से इस देश में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। आप उसको सिर्फ रसोई घर में बैठा देना चाहते हैं। साहब, ये आपकी मानसिकता है और इसीलिए हम आपकी मानसिकता पे बार बार सवाल करते हैं। बार बार हम आपकी विचारधारा पे सवाल करते हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा मनुवादी विचारधारा है, आपकी विचारधारा पुरुषवादी विचारधारा है, आपकी विचारधारा इस देश के अंदर जो शोषित लोग हैं, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, आप उनके खिलाफ काम करते हैं। और ये बात जब हम उनको जाकर के बताते हैं तो आपको लगता है कि अगर ये बात की जाएगी तो दिक्कत होगी। कहते हैं ना, बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसीलिए जो मुझे बोलना ही नहीं देना चाहते। अरे मोदी जी, आप भी आइए, अपने स्वामी को भी ले आइए और कहीं पर भी बैठ जाइए, आमने सामने आपसे बहस करने के लिए तैयार हैं। और लोकतंत्र में बहस की जगह होती है। आइए विमर्श करते हैं, इस देश को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे सबका साथ सबका विकास किया जा सकता है। विमर्श करने से हमको दिक्कत नहीं है, विमर्श करने से आपको दिक्कत होती है, तो आपको दिक्कत होती रहे, हम विमर्श बंद नहीं करेंगे। क्योंकि हम इस देश के वैसे लोग हैं जिनको हजारों साल से उनकी चीजों से उनको वंचित रखा गया है, और हम वंचित नहीं रहने वाले हैं। अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, ये बात हम जानते हैं। इसीलिए हमने ये लड़ाई छेड़ी है और बार बार करते हैं। ये लड़ाई देश के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इस देश के अंदर रहे लोग जिनको उनका हक अधिकार नहीं मिला है, पुलिस में काम करने वाले वो लोग जिनको मजदूरी नहीं मिला है। मैं जब गिरफ्तार हुआ तो दिल्ली पुलिस से बात करने में मुझे पता चला कि इस देश के अंदर कोई पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं करता। भाई साहब, 107 रुपया वर्दी सिलाने का देते हैं,
107 रुपए में तो अंडरवियर नहीं मिलता है। 1 लाख जलाने के लिए आप 1000 रुपया देते हैं और 1000 रुपए में बताइए लाख को कैसे जलाया जा सकता है। इसीलिए उसको बहती नदी में वो फेंक देते हैं। ये जो ऊंच नीच है वेतन के आधार पे, ये जो ऊंच नीच है वर्ग के आधार पे, ये जो ऊंच नीच है जाति के आधार पे, कहते हैं कि महिलाएं मंदिर में नहीं घुसेगी। क्यों? एक महिला को देवी बना करके उसकी पूजा कर सकते हैं और एक महिला अगर उस देवी को पूजना चाहती है उससे उनको पेट में दर्द हो जाता है। 9 दिन अभी नवरात्रा में देवियों की पूजा की जाएगी। बहुत खुशी की बात है। देवी को पूजा जाना हिंदुस्तान की विशेषता है। लेकिन मुझे बताइए कि मंदिर में क्यों नहीं महिलाओं को घुसने दिया जाएगा, मस्जिद में क्यों नहीं महिलाओं को घुसने दिया जाएगा? और अगर महिला मंदिर और मस्जिद नहीं जाना चाहती है तो अब उसको जबरदस्ती क्यों मस्जिद पहुंचाया जाएगा, उसको जबरदस्ती क्यों मंदिर पहुंचाएगा? यही लोकतंत्र की बात है, यही संविधान की बात है और इसी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत चालाकी से बात को ये लोग पलट देते हैं। कैसे पलट देते हैं? राम मंदिर बनाने के नाम पे 2 से 80 और 1 से 80 से 180 और 180 से 283 कर दिए और हिंदू महासभा ने मंदिर किसका बनाया है? नाथू राम का। बाहर मेरे भाई, राम नाम लेके मंदिर नाथू राम का बनाया और 2 तारीख को अखबार में बड़ा विज्ञापन था। किसका? स्वच्छ भारत अभियान। किसकी याद आ गई? गांधी की याद आ गई। हमारे यहाँ एक गीत गाता है एकता का लोग। गीत कहता है झोपड़ी की चर्चा नहीं, मतलब झोपड़ी की चर्चा नहीं है, महल का नारा गांधी जी का भजन करे गांधी का हत्यारा। कितना अच्छा लग रहा है कि जो लोग गांधी को मारे, जो लोग झंडा जलाए, जिन लोगों ने संविधान को नहीं माना, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और ये सर्टिफिकेट वो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो नीतियां हैं, रिलायंस परस्त, अदानी परस्त, बाबाजी परस्त, उन नीतियों का विरोध करने के लिए इस देश के किसान, मजदूर, नौजवान और विद्यार्थी सड़कों पे उतर सकते हैं। इसीलिए ये तरीका अपनाया गया है। आप लोग गांव में रहते होंगे बहुत सारे और ये कहावत और ये कहानी देखे होंगे कि कोई महिला अगर विधवा हो, अपने जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रही हो और बड़ी बेबाक हो, जेवर जी का बदचलनपन बर्दाश्त नहीं करती हो, तो बहुत आसानी से उस महिला को डायन बता दिया जाता है। ये एक साजिश है। यही साजिश आज हम विद्यार्थियों के खिलाफ किया जा रहा है। आसान होता है अगर हम अपने जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम अपने हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबसे आसान क्या है? इंसान को देशद्रोही साबित कर दो ताकि इसके पक्ष में कोई खड़ा ही ना हो पाए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा है कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती वो नहीं बनाते हैं। तो इतिहास में फेल करने वाले इतिहास कैसे बनाएंगे? इतिहास वो इस देश का जानते नहीं है, उनको मालूम नहीं है इस देश के गंगा जमुनी तहजीब के बारे में। वो जानकारी नहीं रखते हैं कि इस देश के अंदर अगर पितृ सत्ता है तो मातृ सत्ता का भी एक मजबूत इतिहास रहा है। बहुत सारे ऐसे आदिवासी समाज हैं जहां वंश पुरुषों के नाम से नहीं, महिलाओं के नाम से चलता है। बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां रही हैं जिसमें आपको परस्पर विरोधी चीजें मिल सकती हैं। और आज जब बीफ पे बहुत चर्चा हो रही है तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिहार का मुसलमान भी बीफ नहीं खाता और केरल का हिंदू भी बीफ खाता है। क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि खान पान का सवाल हमारे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए कि अगर उड़ीसा के आदमी को कहा जाए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह रोज सुबह सुबह ढोकला खा लीजिए तो आप खाना स्वीकार करेंगे? ये जो सवाल है, इस देश की संस्कृति में विविधता है और इस विविधता का हमको सम्मान करना पड़ेगा। और कितने अचरज की बात है कि मरे हुए जानवर के लिए आप इंसानों को मौत में तब्दील कर रहे हैं, जिंदा इंसानों को मार रहे हैं। ये कौन सी मानवता है? कौन कहता है कि आप गाय की पूजा मत कीजिए?
यही हिंदुस्तान की खासियत है कि यहाँ पर्वत, पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधे हर कुछ पूजा जाता है। पूछिए आप, ये आपका आस्था का सवाल है, लेकिन आप दूसरे के खान पान के ऊपर सवाल क्यों करते हैं? कल को अगर ये संस्कृति इस देश में फैलती है तो फिर से वो परिस्थिति पैदा होगी कि जब शक्ति संप्रदाय के मानने वाले लोगों ने वैष्णव संप्रदाय के लोगों की हत्या की थी, और वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले लोगों ने शैव संप्रदाय के लोगों की हत्या की थी। ये धर्म के अंदर विविधता का सवाल है, और इस विविधता के सवाल में हमको विविधता का सम्मान करना पड़ेगा। और हमारी विविधता का इतिहास इतना पुराना है कि उसमें अपने आप एकता का एसेंस पैदा हो गया है। इसीलिए इस एकता को तोड़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो नारा है, एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता, इसको हमको खारिज करना है। ये राष्ट्र एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है, और बहुदलीय प्रणाली में किसी एक को मुक्त करने से लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसीलिए हम स्वागत करना चाहते हैं इस मंच से, इस देश की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका साथ इस राज्य के शासन में बैठे हुए जो हमारे नवीन बाबू हैं, उन्होंने बीजेपी का साथ कंधमाल दंगे के बाद छोड़कर बहुत अच्छा किया। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं इस मंच से नीतीश कुमार का, कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ करके बिहार को सांप्रदायिकता की नर्सरी होने से बचा लिया। इस बात के लिए और हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई हिंदुस्तान को बचाने के लिए संघ के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, उल्टे कई बार मैं उनके लिए दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि मैं पहले भी उड़ीसा आया था, और अपनी गिरफ्तारी से ठीक 3 दिन पहले मैं उड़ीसा में था। राउरकेला में नौजवानों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया था, और आप में से कोई मीडिया के साथी वहां मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने जेल में डाला, जगह देनी शुरू कर दी। जो बात 500 लोगों तक रहती थी, वो बात आजकल 5 करोड़ लोगों तक पहुंच रही है। और इसी बात से इनको घबराहट हो रही है। इनको घबराहट हो रही है कि हम कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें। अब आप बताइए कि टमाटर के पेड़ के पास जा करके हम कहेंगे सेब बन जा, सेब बन जा, तो क्या टमाटर सेब बन जाएगा? सेब नहीं बन जाएगा। इसीलिए ये कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा इतिहास इस देश को बेहतर बनाने के संघर्षों का इतिहास है। हमारा इतिहास इस देश की आजादी के लिए संघर्ष करने का इतिहास है, और हम आज भी लड़ रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं अपने मुद्दों में कि देश से नहीं, देश में आजादी चाहते हैं। उन तमाम तरह के शोषणों से जो इंसान को इंसान होने से बांटता है, इस देश के अंदर जो गरीबी और बेरोजगारी है, हम उससे आजादी चाहते हैं। जो छुआछूत है, जो पितृसत्ता है, हम उससे आजादी चाहते हैं। समाज के अंदर जो हिंसा और आतंकवाद है, हम उससे आजादी चाहते हैं। जो मेहनत की लूट है, हम उससे आजादी चाहते हैं। जो जातिवाद और पूंजीवाद है, हम उससे आजादी चाहते हैं। और इसमें हमको कोई शक नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, इस देश को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, और इस आजादी के सपने को सच करेंगे। यही हमारा संकल्प है। और एक आखिरी बात बोलते हुए, देखिए प्रोपेगेंडा का जमाना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, राजनीति में प्रोपेगेंडा होता है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा को ही राजनीति बना देना चाहते हैं। सावधान रहिएगा इन लोगों से। और मेरे बारे में क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपको क्या बोले थे उस पर जरा सूक्ष्म विश्लेषण कीजिएगा। क्या अच्छे दिन आए? महंगाई कम हुए? रोजगार मिला? शिक्षा मिल रही है लोगों को? स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त हुई? तो वो मेरे बारे में क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा था ये महत्वपूर्ण है। और उसके आधार पे ही उनका परीक्षण कीजिए, उनका विश्लेषण कीजिए। और मैं कह देता हूं, ये झूठे लोग हैं, ये हिटलर के साथी हैं और मुसोलिनी के बाराती हैं। ये बार बार झूठ बोलेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच हो जाएगा, लेकिन झूठ सच नहीं होता है। आप मुझे देशद्रोही कह लीजिए, जेल में डाल दीजिए, लेकिन आप शाम को झोला लेकर के जब मार्केट में दाल खरीदने जाइएगा
और कहिएगा कि मैं देशभक्त हूँ, 200 रुपये दाल मत दो, 140 रुपये दे दो, दुकानदार दाल की कीमत कम नहीं करेगा। मैं इस बात को इसलिए जोर दे करके बोल रहा हूँ कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नारा किसने लगाया, महत्वपूर्ण ये है कि जिस नारे के साथ इस देश में सरकार बनी उस नारे का क्या हुआ। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। और आए स्वच्छ भारत अभियान, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये खूब कर लिए। जब इनसे काम नहीं चला तो आजकल छाती फूट करके कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। कौन कहता है कि पाकिस्तान को सबक मत सिखाइए? तो होती है कि जितना सांसद है ये 545, बंदूक तो इससे चलेगा नहीं, इसके हाथ में चाकू दे दिया जाए और कहा जाए कि चलिए आपके नेतृत्व हम लोग पाकिस्तान को सबक सिखा के आते हैं। इस देश का फौज मेहनत करके इस देश को बचा रहा है और पीठ ये अपनी थपथपा रहे हैं। और क्या शुरू हो गया है? हिंसा प्रति हिंसा। पहले आतंकवादी हमला करेगा, फिर हम हमला करेंगे, फिर आतंकवादी हमला करेगा। मैं कहता हूं इसका एक लोकतांत्रिक सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। और जो देश पानी के बिना मर रहा है वहां के लोगों को पानी नहीं मिलता है। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, जब फुर्सत हो तो एक बार पाकिस्तान का वीडियो देख लीजिएगा। वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता और उनको क्या मारेंगे? सिया सुनी को मार दे रहा है, सुनी सिया को मार दे रहा है, और उससे जो बचता है उसको अलकायदा मार देता है, और उससे जो बच जाएगा उसको मियां मुशर्रफ मार देंगे। किससे कंपटीशन कर रहे हैं? उससे जिसको खाने को अनाज नहीं मिलता, उससे जिसके पास शिक्षा नहीं है, उससे जिसके पास बेरोजगारी है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता अगर एक बार ठीक से मैराथन के लिए निकल गई तो पाकिस्तान में कोई जिंदा नहीं बचने वाला। इसलिए ये भ्रम ना फैलाएं लोग। हमारी लड़ाई इस देश को बेहतर बनाने की लड़ाई है और वो हमारे लिए सबसे प्राइम सवाल है। और देश को अगर बेहतर बनाना है तो विद्यार्थियों के ऊपर सरिसन लगाने से देश बेहतर नहीं बनेगा। देश बेहतर बनाने के लिए आपको बेहतर नीतियां बनानी पड़ेगी और आपकी नीति और नीयत दोनों पे हमको शक है। इसीलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, आपसे वैचारिक मतभेद है और इस वैचारिक मतभेद को रखने की इजाजत संविधान देता है। और हम संविधान को बचाने की लड़ाई इसीलिए लड़ते हैं कि हर कोई अपने सवाल को उठा करके लड़ सके और इस देश को बेहतर बना सके। और आखिरी बात यह है, इस देश के अंदर सबसे बड़ा सवाल गरीबी, महंगाई, बेकारी, जाति के आधार पर छुआछूत और जो आदिवासियों का विस्थापन, अल्पसंख्यकों के साथ जो सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया जा रहा है, यह सवाल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल पे हम सब लोग अगर एकजुट हैं तो मैं कह देता हूँ कि हमारा देश कोई सवैया का खीर नहीं है कि कोई आएगा देश तोड़ने का नारा लगाएगा और हमारा देश टूट जाएगा। हजारों साल का इतिहास है, सभ्यता का इतिहास 5000 साल का इतिहास है। सबसे पुरानी सभ्यता हिंदुस्तान की सभ्यता है और हमको कोई यूं ही इतिहास में नहीं मिटा सकता। हमारा इतिहास इस दुनिया के अंदर एक बेहतरी का इतिहास है। इस इतिहास को हमको आगे बढ़ाना है, अपने वर्तमान को ठीक करना है और वर्तमान को ठीक करके एक बेहतर कल हमको लाना है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और यह जो फालतू दलीलें दी जा रही है उन दलीलों को हम खारिज करेंगे और एक बेहतर समाज बनाने के सपने को लेकर के, जो सपना है वो सपना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो सपना है वो भगत सिंह का सपना है। इस सपने को हम बचाएंगे और संघ का एक राष्ट्र एक दल का जो सपना है उस सपने को हराएंगे। तो इस सपने को लेकर के उठ खड़े हो जाइए, अपने अधिकार के लिए उठ खड़े हो जाइए। जीत आपकी होगी, आपकी जीत निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि जीत आपको सुनिश्चित करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनको शुक्रिया अदा करते हुए, खास करके जो तमाम संगठन, चाहे वो लेफ्ट के संगठन हो, चाहे वो कांग्रेस का संगठन हो, चाहे वो जनता दल के संगठन हो, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कार्यक्रम किया, सहयोग किया। एक बार फिर से यहाँ की पुलिस को धन्यवाद और आप तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम क्या चाहते
बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। वर्तमान मोहम्मद कैरी अग्रवाल छात्र संघ राज्य नेत्री साथी साथी मिश्र को वर्तमान से धन्यवाद अर्पण करेंगे। साथी साथी मिश्र आदि समान सम्मान्य सभापति उपस्थित